Good morning to all my students. How you are all? Hope you are all fine. So, today I start with a new topic of unit number 3, Pharmacy Act 1948. So, prior to start the Pharmacy Act 1948, we should know what are the objectives behind Pharmacy Act. तो जैसा कि आप फार्मेसी एक्ट समझ में आ रहा है कि ऐसा एक्ट और रेगुलेशंस जो फर्दर किसको रेगुलेट कर रहा है, फार्मेसी प्रोफेशंस को। तो फार्मेसी प्रोफेशंस को रेगुलेट करना, फार्मेसी प्रैक्टिस को रेगुलेट करना, उसके प्रोफेशंस को रेगुलेट करना, ये किसका काम है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फार्मेसी काउंसिल्स टू रेगुलेट the professions and practice of pharmacy. क्या? To regulate the profession and practice of pharmacy. दूसरा चीज़ है to regulate the pharmacy education in the country and for the purpose of registration as a pharmacist under the Pharmacy Act. Means पहला चीज़ जो main objectives, basic objectives of Pharmacy Act 1948 includes to regulate the profession and practice of pharmacy, प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी को रेगुलेट करना, उसको नियंत्रित करना। दूसरा चीज़ फार्मेसी एजुकेशंस को भी रेगुलेट करना इन द कंट्री और एज वेल एज फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फार्मासिस्ट। ये दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है बिहाइंड फार्मेसी एक्ट 1948। अब हम एक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, व्हाट इज यू मीन बाय द टर्म रजिस्टर्ड फार्मेसी। कोई आपसे पूछता है कि यार क्या होता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो ए पर्सन हुज नेम इज फॉर द टाइम बीइंग एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द स्टेट, स्टेट के रजिस्टर में अगर एक व्यक्ति का नाम कुछ समय के लिए लिख दिया जाए, रजिस्टर में एंट्री हो जाए, इन विच और ही और सी इज़ फॉर द टाइम बीइंग कैरिंग हिज प्रोफेशन और अ बिजनेस इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी, तो हम क्या बोलेंगे उसको? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इसलिए कि एक पर्टिकुलर स्टेट है और उस स्टेट में उस पर्सन की स्टेट की रजिस्टर में एंट्री हो रहा है पर्सन का नाम और उसका प्रोफेशन, उसका कैरियर, उसका बिजनेस इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी, देन द पर्सन इज नोन एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। समझ में है? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। सो फर्दर हम चलते हैं, आगे बढ़ें तो आता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज पीसीआई, शॉर्ट में बोलते हैं। तो पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो मेन पर्पस क्या रहता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का? टू रेगुलेट द फार्मेसी एजुकेशन, टू रेगुलेट द फार्मेसी प्रोफेशन, फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया अप टू ग्रेजुएट लेवल। और इसका जो मेन फंडा है फार्मेसी एजुकेशंस और प्रोफेशंस को रेगुलेट करने के लिए अप टू ग्रेजुएट लेवल, इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो जो स्टैचुरी बॉडी है गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948, ये इसके लिए जो गवर्न बॉडी है वो क्या है? पीसीआई। मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज ए स्टैचुरी बॉडी governed by the provisions of the Pharmacy Act 1948 to regulate the pharmacy educations and professions, pharmacy professions and pharmacy practice. दूसरा चीज़, the Pharmacy Act 1948 was enacted with the following preamble: an act to regulate the profession of pharmacy
whereas it is expedient to make better provisions for the regulations of the pharmacy and to practice of pharmacy, and for that purpose to constitute the pharmacy councils. So, what becomes the importance of फार्मेसी काउंसिल्स ऑफ इंडिया? क्यों ज़रूरत पड़ी फार्मेसी काउंसिल्स की? पहली चीज़, फार्मेसी एजुकेशन, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मेसी प्रोफेशंस को रेगुलेट करने के लिए हमें स्टैट्यूटरी बॉडी की ज़रूरत पड़ी। उस बॉडी का नाम है पीसीआई। फिर फर्दर प्रोफेशंस और फार्मेसी एजुकेशंस को रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर्स करने के लिए कंटिन्यूस उसमें एक नई चीज़ें इम्प्लीमेंट होने के लिए, फॉर दैट पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, इस पर्पस के लिए, इस उद्देश्य से फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। फर्दर जब हम बात करें फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ पीसीआई, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस एंड ड्यूटीज, व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? तो हम सभी जानते हैं कि फार्मेसी प्रोफेशंस, फार्मेसी एजुकेशन, फार्मेसी प्रैक्टिस को मेंटेन करने का काम, जो रेगुलेट करने का काम स्टैट्यूटरी बॉडी का है, उसका नाम है क्या? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई। सो द बेसिक फंक्शंस, द बेसिक ड्यूटीज ऑफ पीसीआई, पहला चीज़ क्या है? टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशंस, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशंस को प्रिस्क्राइब करना है, रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग एज ए फार्मासिस्ट। एक फार्मासिस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस चाहिए, उसका जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, उसको प्रिस्क्राइब करने का काम, बेसिक रोल है फार्मेसी का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। दूसरा चीज़, फ्रेमिंग ऑफ, टू फ्रेम द एजुकेशन रेगुलेशंस प्रिस्क्राइबिंग द कंडीशंस टू बी fulfilled by the institutions seeking approval of the PCI for imparting education in pharmacy. मीन्स फार्मेसी इंस्टीट्यूट या जो फार्मेसी कॉलेजेस हैं जो रन कर रहे हैं, जो फार्मेसी एजुकेशन दे रहे हैं, इम्पार्ट कर रहे हैं, तो उनको अप्रूवल चाहिए फार्मेसी रन करने के लिए, और ये अप्रूवल कराने के लिए उन्हें पीसीआई का अप्रूवल कराना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को पीसीआई का अप्रूवल होना ही चाहिए। टू एंश्योर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, मीन्स पूरे कंट्री में, पूरे देश में एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। इसको भी इम्प्लीमेंट करने का काम पीसीआई का है। दूसरा चीज़, जब हम प्रायर पीसीआई का अप्रूवल कॉलेज ले रहा है या ऑर्गेनाइजेशन में ले रहे हैं, तो डेफिनेटली इंस्पेक्शन ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन मस्ट बी डन बाय पीसीआई काउंसिल्स। और जो बेसिक रोल क्या है? टू अप्रूव द कोर्स ऑफ स्टडी, टू अप्रूव द कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन फॉर फार्मासिस्ट। उनकी एकेडमिक ट्रेनिंग्स इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़रूरी है, उनकी फार्मेसी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। इट्स मस्ट, इट इज़ कंपल्सरी। और एक बेसिक रोल और है कि टू विड्रॉ द अप्रूवल्स इफ द अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी और एन अप्रूव्ड एग्जामिनेशन डज नॉट कंटिन्यू टू बी इन कन्फॉर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द पीसीआई।
पीसीआई जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और जॉइंट स्टेट गवर्नमेंट, तो इसका बेसिक रोल है कि इट कैन विड्रॉ द अप्रूवल्स फ्रॉम द अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, पीसीआई इंस्टीट्यूट्स। मीन्स कि ये क्या कर सकते हैं कि अगर उन इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेज में जिसमें फार्मेसी ऑलरेडी रन हो रहा है और दे डज नॉट मीट द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई, तब पीसीआई को उन अप्रूवल्स को भी विड्रॉ कर सकता है। To approve the qualifications granted outside the territories, territories के बाहर भी अप्रूव कर सकते हैं qualifications granted outside the territories to which the Pharmacy Act extends the approval of foreign qualifications. And last thing but not the least, to maintain central register of pharmacists. जितने भी फार्मासिस्ट हैं to each and everywhere to maintain the central register of pharmacist. मीन्स अगर जब बेसिक फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ पीसीआई की बात करेंगे तो डेफिनेटली पहली चीज़ मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशंस को रेगुलेट करना, रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई एज ए फार्मासिस्ट। सेकेंड थिंग टू फ्रेम एजुकेशन रेगुलेशंस। Third is to implement the educational standards to maintain the uniformity throughout the country. Inspection of pharmacy institutions seeking approval under the Pharmacy Act. To approve the course of study and examination for pharmacists. इसके लिए academic training of pharmacy practice required है, compulsory है। To withdraw the approvals, to approve the qualifications granted outside the territories, and last thing, to maintain the central register of pharmacists. आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि what are the constitutions of PCI? What are the constitutions of PCI? तो कॉन्स्टिट्यूशंस की बात जब हम करें पीसीआई की तो इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, बेसिक क्लासिफाइड इनटू 3 मेंबर्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई की बात करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, एक्स ऑफिशियो। और जब हम इलेक्टेड मेंबर्स की बात करते हैं तो फर्दर इसमें फर्दर 3 सब टाइप्स हो जाते हैं। 6 members are elected by UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशंस से 6 members elect होते हैं। 1 member elected by MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। 1 member elected by SPC स्टेट फार्मेसी काउंसिल। मीन्स इलेक्टेड मेंबर्स में 6 members बाय यूजीसी फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशंस, 1 member elected by MCI and 1 member elected by स्टेट फार्मेसी काउंसिल। नॉमिनेटेड मेंबर्स की जब बात करते हैं तो डेफिनेटली इसमें भी सेम चीज़ है ऐसे इलेक्टेड मेंबर्स, लेकिन 6 members नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 representatives by UGC and AICTE, and 1 member should be registered pharmacy whether state or union territories। वहीं जब हम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया DCI। तो दीज आर द मेंबर्स includes the constitutions of PCI. Further, जब हम एजुकेशंस एंड रेगुलेशंस ऑफ पीसीआई की बात करते हैं
एजुकेशंस एंड रेगुलेशंस ऑफ पीसीआई की, तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर एडमिशंस इनटू द कोर्स मीन्स पीसीआई एजुकेशंस एंड रेगुलेशंस को कैसे रेगुलेट करता है, कैसे उस स्टैंडर्ड्स को यूनिफॉर्मिटी को इम्प्लीमेंट करता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिगार्डिंग एडमिशंस इनटू द कोर्स ये स्पेसिफाई कर देता है उस कोर्स को रन करने के लिए कितना ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी टू बी कवर्ड, ये स्पेसिफाई हो जाता है कितने टाइम पीरियड के लिए वो कोर्स चलना चाहिए। Definitely the minimum requirements of equipments, minimum requirement of facilities to be provided by the institutions, इसको भी रेगुलेट करने का काम पीसीआई करेगा। अब जब कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, जिन इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशंस को रेगुलेट किया जा रहा है, एजुकेशन फार्मेसी का एजुकेशन चल रहा है, द डेफिनेटली इट includes the practical training, the practical training of the students, और उन फार्मेसी कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स का अप्रूव्ड एग्ज़ाम भी होना चाहिए। फर्दर द एजुकेशन रेगुलेशंस shall be published in the official gazettes, मीन्स एजुकेशन रेगुलेशन में कोई अगर इम्प्लीमेंट होता है तो डेफिनेटली दैट शुड बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। फर्दर आगे बढ़े तो हम देखते हैं स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो अगर हम यहाँ पे बात करें स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, एसपीसी नोन एज स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जेएसपीसी नोन एज जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, तो तीनों में ही हम देखेंगे तो इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, तीनों में ही सेम। डिफरेंस कहाँ है यहाँ पे? इलेक्टेड मेंबर्स अगर एसपीसी की बात करेंगे तो 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमॉन्ग देमसेल्व्स, elected by the, फिर 1 members elected from among us themselves by the members of the medical council of the state, 6 member उस पर्टिकुलर स्टेट से सेलेक्ट किए जाएंगे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, 1 member elected from MCI of that particular states, मेडिकल काउंसिल ऑफ द स्टेट। वहीं अगर जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमॉन्ग अस देमसेल्व्स बाय ईच स्टेट, एक एक स्टेट से 6 मेंबर को लिया जाएगा जॉइंट स्टेट, क्योंकि नाम ही आ रहे जॉइंट स्टेट। 1 members elected from among us themselves by the member of medical councils of each state, और हर एक स्टेट से एक एक मेंबर्स इलेक्ट करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स की जब बात करें तो डेफिनेटली नॉमिनेटेड मेंबर्स के केस में क्या होता है कि 5 members nominated by state government of whom at least 3 persons should hold degree or diploma in pharmacy, pharmaceutical chemistry or should be a registered pharmacist। वहीं पे अगर जब हम जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बात करें तो नॉमिनेटेड मेंबर्स में 5 मेंबर तो नॉमिनेट होंगे बाय ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट of whom at least 3 persons should hold degree or diploma in pharmacy, pharmaceutical chemistry or should be a registered pharmacist। वहीं अगर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की बात करें तो डेफिनेटली चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, इट फर्दर इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एनालिस्ट ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और फर्दर इसमें हो जाता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 ऑफ द स्टेट। वहीं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को इंक्लूड करें तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ ईच स्टेट,
government analyst of the state appointed by each state government or officer in charge of the Drugs and Cosmetic Act 1940. फर्दर जब हम फंक्शंस ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बात करें, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, तो सबसे पहला मेन रोल है किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल को कि मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। रजिस्टर में क्या क्या एंट्रीज होनी चाहिए? पहली चीज़, जो रजिस्टर्ड पर्सन है हिज फुल नेम एंड रेसिडेंशियल एड्रेस मेंशन होना चाहिए। उस रजिस्टर्ड पर्सन का पर्टिकुलर फुल नेम और उसका पर्टिकुलर रेसिडेंशियल एड्रेस मेंशन होना ही चाहिए। दूसरा, द डेट ऑफ हिज और हर फर्स्ट एडमिशन टू द रजिस्टर, जिस डेट में वह पर्सन एडमिशन ले रहा है, फर्दर हिज और हर फर्स्ट एडमिशन डेट शुड बी एंटर्ड इन दैट पर्टिकुलर रजिस्टर, सेंट्रल रजिस्टर। और इसमें हिज और हर क्वालिफिकेशंस फॉर रजिस्टर, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस लिया है, डेफिनेटली हिज और हर क्वालिफिकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन शुड बी एंटर्ड। साथ में ही हिज प्रोफेशनल एड्रेस, उस पर्सन का प्रोफेशनल एड्रेस, और अगर वो एम्प्लॉय है देन डेफिनेटली एम्प्लॉयर्स एड्रेस स्पेसिफाई होना ही चाहिए। एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉयर्स एड्रेस, द एड्रेस इन विच द एम्प्लॉय इज वर्किंग एज ए फार्मासिस्ट। आगे बढ़े तो हम रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट की बात करें तो डेफिनेटली द रजिस्टर शुड इंक्लूड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट की बात करें तो नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसा फार्मासिस्ट जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उसकी एंट्री एक सेंट्रल रजिस्टर में होना ही चाहिए, और इसके लिए उस पर्टिकुलर पर्सन का उस रजिस्टर में पर्टिकुलर उसका फुल नेम, उसका रेसिडेंशियल एड्रेस स्पेसिफाई होना ही चाहिए। द डेट ऑफ हिज फर्स्ट एडमिशन शुड बी स्पेसिफाइड, उसका क्वालिफिकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस ये मेंशन होना चाहिए। उसका प्रोफेशनल एड्रेस, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसका एड्रेस, तो दीज आर ऑल द थिंग्स शुड बी मेंशन्ड इन दैट पर्टिकुलर रजिस्टर। फर्दर, व्हाट आर द ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज? जो कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है और कोई गलत चीज़ को क्लेम करता है, फॉल्स क्लेम टू बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, पहली चीज़ कि वह उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशंस नहीं होते हुए भी वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की तरह अपने को क्लेम कर रहा है, तो अगर वो क्लेम गलत है, फॉल्सली क्लेम टू बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो फर्स्ट कन्विक्शन होने पे फाइन अप टू ₹500 पेनाल्टीज, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होने पे फाइन अप टू ₹1000 एंड और 6 months इम्प्रिजनमेंट। मीन्स पहला कन्विक्शन होने पे फाइन अप टू ₹500, वहीं पे सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में होने पे फाइन अप टू ₹1000 और 6 months imprisonment, anything can be possible. Dispensing by an unregistered person, the main thing is ड्रग जो डिस्पेंस हो रही है तो इट शुड बी अंडर एन रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर वो डिस्पेंसिंग अनरजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू हो रही है देन 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू ₹1000 और बहुत।
6 महीने की जेल की सज़ा हो सकती है और या 1,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों ही केस हो सकता है 6 months imprisonment and a fine of rupees up to rupees 1,000. Both can be included. तीसरी चीज़ अगर ऑफेंसेस में होंगे कि फेलियर टू सरेंडर द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और कोई पूछा कि हाँ ठीक है आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, सो रिप्रेजेंट योर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उस केस में अगर वो फेल होता है सरेंडर करने में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ही और सी हैज़ टू पे अ फाइन ऑफ ₹50. ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर्स। जब स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर्स की ऑब्स्ट्रक्शंस की बात करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन लगा रहा है, देन इम्प्रिजनमेंट अप टू ₹1,000, सॉरी इम्प्रिजनमेंट रुपीज़ में नहीं होगा, इम्प्रिजनमेंट मंथ्स और ईयर्स में होगा। तो डेफिनेटली इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months या फिर फाइन लग सकता है अप टू ₹1,000, और बोथ can be involved. So these are all about the Pharmacy Act. तो बेसिक फार्मेसी एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट द फार्मेसी प्रोफेशंस, टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, टू एंश्योर द कंटिन्यूस यूनिफॉर्मिटी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशंस। जो बेसिक्स पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो काउंसिल बना है वो बना था 1948 में बाई ए स्टेचुरी बॉडी है, गवर्नमेंट गॉन बाय द प्रोविजंस ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 पास्ड बाय द पार्लियामेंट नोन एज ए पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका बेसिक रोल है फार्मेसी एजुकेशंस और उसके प्रोफेशंस को रेगुलेट करना, और इस रेगुलेट करने के लिए टू कॉन्स्टिट्यूट द फार्मेसी काउंसिल्स। फिर जब हम फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो डेफिनेटली उस फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ में पहली चीज़ तो मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशंस को मेंटेन करने का काम करना है। फिर एजुकेशंस रेगुलेशंस को फ्रेम करने का काम करना है कि कंटिन्यूस यूनिफॉर्मिटी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना है कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है थ्रू आउट द कंट्री। उस इंस्टीट्यूशंस को इंस्पेक्ट करना है जहाँ जहाँ पे फार्मेसी रन हो रहा है, और अगर उन इंस्टीट्यूशंस में एकेडमिक ट्रेनिंग या फार्मेसी प्रोफेशंस और फार्मेसी प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अप्रूवल ऑफ withdrawal of PCI can be done by the PCI organization. फिर मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल करने का है, टू इंश्योर करना कि ये फिलफिल हुआ है कि नहीं, एंड टू मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई की बात करते हैं तो 3 तरह के मेंबर होते हैं, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर। इलेक्टेड मेंबर्स की जब हम बात करें तो उसमें 6 मेंबर्स आर इलेक्टेड ईच फ्रॉम इलेक्टेड बाय यूजीसी फ्रॉम द फील्ड ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। 1 members are elected by MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, 1 members each by स्टेट फार्मेसी काउंसिल। सिमिलरली जब नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करेंगे, पीसीआई कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करेंगे, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स में भी 6 मेंबर nominated by central government, 1 representative each from UGC and AICTE, and 1 registered pharmacist each state or union territories. वहीं पे जब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की बात करेंगे तो द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी और DCI ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया।
फिर जब एजुकेशंस एंड रेगुलेशंस को ऑफ ट्रेनिंग, तो डेफिनेटली पीसीआई का मेन फंडा यह है कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, ये सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो रिक्वायर्ड है वो फिल होनी चाहिए। इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू गिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड टू होल्ड द इम्प्रूव्ड एग्ज़ाम। और जब हम स्टेट एंड जॉइंट फार्मेसी काउंसिल की बात करते हैं, तो डेफिनेटली स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स में हम देखते हैं कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी इलेक्टेड मेंबर्स नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर सिमिलरली उसमें जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी आते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स में 6 मेंबर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, 1 member elected from amongst themselves by the members of the मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। वहीं अगर जॉइंट स्टेट की बात करेंगे तो डेफिनेटली जॉइंट स्टेट से एक एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आना चाहिए, ईच स्टेट से ईच अ पर्सन। और हर एक स्टेट का अपना एमसी या एमसी रहेगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ ईच स्टेट, तो हर एक स्टेट से एक एक मेंबर इलेक्ट होना चाहिए। नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली बाय द स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 5 मेंबर्स नॉमिनेट होना चाहिए, और वो जो मेंबर नॉमिनेट होगा डेफिनेटली ही और सी शुड पोसेस डिग्री और डिप्लोमा इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। और फिर नॉमिनेटेड मेंबर की बात करते हैं, डेफिनेटली ईच स्टेट से, पार्टिसिपेटिंग स्टेट से होना चाहिए। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में हो जाता है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव CAMO, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट। वहीं पर अगर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स अगर जॉइंट स्टेट की बात करेंगे तो डेफिनेटली ऑफ ईच स्टेट से। फर्दर जब फंक्शंस ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली स्टेट फार्मेसी काउंसिल का मेन रोल ये रहता है कि मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर में उस कैंडिडेट्स का फुल नेम और रेसिडेंशियल एड्रेस मेंशन होना चाहिए ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन who has been a registered pharmacist, date of his or her first admissions to the register, his qualifications, his professional address। वहीं पे जब हम ये रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट ये हो चुका। फर्दर जब हम ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ की बात करेंगे तो फॉल्स क्लेम अगर दे रहा है ऐसे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो डेफिनेटली फर्स्ट कन्विक्शन में 500 का पनिशमेंट, और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होने पे 6 महीने की जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट, या फिर 1000 का फाइन लग सकता है। अगर डिस्पेंसिंग अनरजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू हो रहा है, कैंडिडेट के थ्रू हो रहा है, तो 6 महीने इम्प्रिजनमेंट या फिर 1000 का फाइन लग सकता है, या फिर एक दोनों ही हो सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर को सरेंडर करने में फेल हो रहा है तो देन डेफिनेटली फाइन अप टू ₹50। वहीं अगर ऑब्स्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर्स तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन अप टू ₹1000 और बोथ कैन बी इन्वॉल्व। सो फर्दर आज हमने फार्मेसी एक्ट 1948 के बारे में पढ़ा। डेफिनेटली अब आगे हम मेडिसिनल प्रिपरेशंस की स्टडी करेंगे, मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशंस के बारे में जानेंगे, नारकोटिक्स ड्रग्स के बारे में भी जानेंगे इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो टिल नाउ, थैंक यू।